साहस सरोकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूचना विभाग में की बैठक। प्राकृतिक खेती पर आधारित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 10 बजे से प्राकृतिक खेती पर आधारित कार्यक्रम। गोंडा रेल हादसे में 3 लोगों की मौत। डीएम ने 3 व्यक्तियों की मौत की पुष्टि की। रेल हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी में बीजेपी की हार की समीक्षा जारी। संगठन महामंत्री धर्मपाल भी देंगे रिपोर्ट। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को सौंपेंगे रिपोर्ट। आरओ पेपर लीक मामला। एसटीएफ ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। मास्टरमाइंड राजीव नयन समेत 16 आरोपी। लखनऊ में फैला डायरिया का प्रकोप। तबियत बिगड़ने पर 6 मरीज अस्पताल में भर्ती। कल्ली पश्चिम गजवरियन खेड़ा में डायरिया का प्रकोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अली। वक्त हो गया है कुछ प्रमुख खबरों का। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। 2 घायलों को लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज एक्सपर्ट डॉक्टर की निगरानी में किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि रेलवे ने पूरे मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित कर दी है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने भी घटना का संज्ञान लेकर स्थानीय प्रशासन को प्रभावित यात्रियों की हर संभव मदद का निर्देश दिया है और हादसे में मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान भी किया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में गुरुवार को पटरी से उतरी चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 600 यात्रियों को लेकर एक विशेष रेलगाड़ी असम के लिए रवाना हुई थी। एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए भूपेंद्र गोंडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, गोंडा में इतना बड़ा रेल हादसा हो गया, क्या कहना चाहेंगे इस हादसे पर? साफ तौर पर जाहिर है, जिस समय कल ये हादसा हुआ लगभग 3 बजे का टाइम है और इसमें जो है ये जहाँ पर हादसा हुआ गोंडा जिला के मनकापुर तहसील क्षेत्र के मोतीगंज थाने करते के गांव ढिलाही पड़ता है, उसी के पास की पूरी घटना जो है आप तस्वीरों में शायद देख सकते होंगे कि जो ये डिब्बे हैं, ये अभी रेलवे ट्रैक से हटाए गए हैं, इनको नीचे किया गया है क्योंकि रेलवे ट्रैक को चालू करना जरूरी है इसलिए। लेकिन जिस तरीके से एक 14 डिब्बे जो है रेल की पटरी से उतर जाना, कहीं ना कहीं एक जो है बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में अभी तक कुल मिलाकर अगर माना जाए तो 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कल अगर बात की जाए तो कल गोंडा जिलाधिकारी ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि की थी। उसके बाद फिर गोंडा जो पुलिस कप्तान थे उन्होंने 2 आदमियों की पुष्टि की थी। उसके बाद गोंडा डीएम नेहा शर्मा ने फिर 3 लोगों की रात में 11 बजे के बाद जो सोशल मीडिया का ग्रुप है उसमें 3 लोगों की पुष्टि की। फिलहाल जिस तरीके मौत का आंकड़ा बताया जा रहा है, फिर चौथी डेड बॉडी जो थी वो अभी निकलकर सामने आई है। अभी जस्ट 10 मिनट पहले चौथी डेड बॉडी निकालकर और बाहर ले जाया गया, क्योंकि अभी अब यहाँ अगर देखा जाए तो मौत का आंकड़ा लगभग आप कुल मिलाकर 4 हो गया है। कुल मिलाकर यहाँ से गोंडा के लिए जो घायल हैं उनको लेकर गया था। 8 लोग जो है गोंडा जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए, जिनमें 4 लोगों को केजीएमयू के लिए रिफर कर दिया गया। 4 लोग अभी भी गोंडा में बरकरार हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके जो सामान है वो भी कहीं गुम हो गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, अब उनका सामान गया तो कहाँ गया, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते होंगी कि जिस तरीके से लाइन डिब्बे पड़े हुए हैं, फिर रेलवे प्रशासन के द्वारा कार्य जो है चालू कर दिया गया है, क्योंकि अगर बात की जाए तो लगभग 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों का आवागमन बंद हो चुका है और 2 दर्जन से ट्रेनों का आवागमन बंद हो चुका है, जिसके लिए जो रेलवे ट्रैक आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो रेलवे ट्रैक उजड़े हुए थे, ये रेलवे ट्रैक लगभग 700 मीटर तक उजड़ गया है और 700 मीटर तक रेलवे ट्रैक चालू करने के लिए रेलवे विभाग पर अभी भी कल से ही काम स्टार्ट हो गया है रास्ते। लेकिन अब मामला ये देखा जाएगा कि क्योंकि अब ये रेलवे ट्रैक चालू कितनी जल्दी होता है, क्योंकि जितनी ट्रेनें हैं इधर की इधर जाने वाली वो सबको रद्द कर दिया गया है। अब ये सबसे बड़ा जो है सबब बना हुआ है रेल विभाग के ऊपर कि आखिरकार ये लाइन
तब तक चालू होती है, क्योंकि जो बगल की लाइन पट्टी है वो भी डिस्टर्ब हो गई है और वो तो डिस्टर्ब ही है। और ये 700 मीटर तक एकाएक रेलवे पटरी उधर तक चलती है, जो आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि रेलवे विभाग के द्वारा से कितनी जल्दी ट्रेनों का आवागमन चालू किया जाएगा। भूपेंद्र, इस खबर पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर लोको पायलट का ये बयान आया है कि इस घटना से पहले उसे किसी धमाके की आवाज आई थी और उसके चलते उसने अचानक ब्रेक लगा दिया और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से इस समय ये खबर मिल रही है कि लोको पायलट ने जो है धमाके की आवाज सुनी, उसके बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाई, जिससे ये बड़ा हादसा हुआ है। ये तो फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उससे खबर ये मिली कि एटीएस भी मौके पर पहुंच रहे, लेकिन अभी तक एटीएस भी नहीं आई है। और जिस तरीके से लोग सूत्रों के हवाले से खबर दिखा रहे थे, बता रहे थे कि लोको पायलट ने ऐसा बयान दिया है कि ये जो कुछ धमाके की आवाज है जिसको लेकर उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और ये हादसा हो गया। फिलहाल अभी पूरे मामले की खुलकर कोई बात सामने नहीं आई है कि किस कारण से हादसा हुआ है। फिलहाल अभी तक जो स्थितियां है बरकरार, वो साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों का आवागमन बंद हो चुका है। और जो यहाँ पे लगभग जो घायल हुए थे और लगभग 3 दर्जन से ऊपर लोग घायल हुए थे, जिनको कुछ लोगों को तो फर्स्ट एड यहीं पे करवा के उनको गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया था। लेकिन जो ज्यादा सीरियस थे, जो ज्यादा चोटिल थे, उनको जिला अस्पताल के लिए रिफर किया गया था, जहाँ से 4 लोगों को केजीएमयू के लिए रिफर कर दिया गया और 4 लोग अभी भी गोंडा में इलाज चल रहा है। भूपेंद्र, इस खबर पर जो आसपास आपके जो कुछ लोग मौजूद हैं उनसे जरा जानने की कोशिश एक बार करें हमारे कहने से कि क्या ये जो लोको पायलट का बयान था कि उनको धमाके की खबर आई, उस तरह की कुछ बातें यहाँ के यात्री भी कह रहे हैं, आसपास के लोगों से जरा कुछ बात करें। लोग आए हैं या कार्य कर रहे हैं, यही कर्मचारी है और रेल का भी कार्यकर्ता है। तो क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मंगल प्रसाद। क्या इससे हादसा हुआ, कुछ आप लोगों को ये जानकारी? नहीं, ये जानकारी तो हमें नहीं, हमको आगे भेजा गया है, हम लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? नानपारा से। नानपारा से आप लोग आए हैं? अच्छा, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सब लोग नानपारा? हाँ, सब नानपारा। फिलहाल देखिए, ये लोग अभी जो आए हैं ये नानपारा से लोग आए हुए हैं, इनको रेलवे ट्रैक पे काम के लिए बुलाया गया है। और अभी भी जो लोग हैं वो सिर्फ रेल विभाग के ही हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से बुलाए गए हैं कार्य करने लिए, क्योंकि प्रशासन के द्वारा, रेल विभाग के द्वारा से जो आम जनता थी, जो लोग थे, उनको अब रेल पर जो ट्रैक पे नहीं आने दिया जाता है, क्योंकि अब सबसे बड़ा जो है रेल विभाग को ये सबसे बड़ा बना हुआ है कि कितनी जल्दी रेलवे ट्रैक को चालू किया जाए, जिसके लिए जो अगल बगल के गांव के लोग थे वो ट्रैक पर इकट्ठा हो गए थे, तो रेलवे के काम में बाधा हो रहा था। इसलिए जो रेल विभाग था तो बाकायदा रोक दिया है कि रेलवे ट्रैक पे आने के लिए। और जो इस समय रेलवे ट्रैक पे मौजूद हैं वो कर्मचारीगण हैं और यहाँ पे कार्य करने वाले हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि रेलवे ट्रैक का काम चल रहा है और जल्द से जल्द रेलवे ट्रैक बहाल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से रेलवे ट्रैक 700 मीटर एक क्षतिग्रस्ती हुई है, मुझे ये लग रहा है कि आज हो सकता है रातों रात ये ट्रैक चालू हो पाए, लेकिन दिन में तो हमें नहीं लग रहा है कि रेलवे ट्रैक चालू हो जाएगा। अगर बड़ी मेहनत होती है तो रातों रात हो सकता है चालू हो जाए, क्योंकि दोनों लाइनें डिस्टर्ब हो चुकी हैं, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों का आवागमन बंद हो चुका है। बिल्कुल, और इस तरह से ये बड़ा हादसा हो जाने की वजह से देखिए काफी ट्रेनें भी रद्द की गई हैं, काफी डाइवर्जन किए गए हैं ट्रेनों को लेकर के। तो इस खबर पर हम आपसे कहेंगे कि ये जहां पर हादसा हुआ है पूरा एक बार तस्वीरें लाइव हमारे श्रोताओं को दिखाएं। देखिए बिल्कुल, हादसा यहाँ से जस्ट जो है 100 मीटर की दूरी पर हुआ है, वहाँ पे नेटवर्क बहुत ज्यादा इशू है, क्योंकि वहाँ पे किसी चीज का नेटवर्क इस समय अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू है, क्योंकि वहाँ से लाइव देख पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो ये आपको तो दिखाई दे रहा है, जो ये ट्रेन के डिब्बे पलटे हुए पर इनको तो फिलहाल जेसीबी से और क्रेन के माध्यम से इनको साइड किया गया है, क्योंकि रेलवे ट्रैक को चालू करना है। लेकिन कैमरा पर्सन देखेंगे, जरा तस्वीरें देखेंगे, आगे डिब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं वो हादसे का शिकार हुए थे और लगभग 14 डिब्बे रेलवे ट्रैक से नीचे उतरे थे, जिसमें से
जो है पलट गए थे। पलटने से लगभग अभी तक जो मौत का आंकड़ा सामने आया है वो 4 का आया है और लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। 4 लोगों को अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है और अभी 4 लोगों का जो जिंदा में इलाज चल रहा है। जो सीएससी पीएचसी थी वहाँ पे लोगों का जो हल्के फुल्के चोट नहीं थे उनको फैक्ट करवा के उनको रेफर के लिए रवाना कर दिया गया है। और 7 लोग जो बाधित था वो काम जोरों पर चल रहा है और चेक को चालू करने का समय बना। देखने वाली बात ये होगी कि रेलवे ट्रैक कभी चालू किया जाएगा। भूपेन तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी ताजा अपडेट्स के लिए। जी हाँ, देख पा रहे हैं आप ये ट्रेन का जो बड़ा हादसा सामने आया है, जहां पर जब ट्रेन चंडीगढ़ से, जी हाँ, ट्रेन पटरी से यहाँ पर उतर गई है और यात्रियों की कहीं ना कहीं सांसें थमी। बहुत सारे यात्री घायल हैं और बहुत सारे सहमे हुए नजर आ रहे हैं और अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। जी हाँ, बड़ा हादसा हुआ है जब ट्रेन चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ के लिए चली तो ट्रेन पटरी से आगे जाके उतर गई। यात्रियों की कहीं ना कहीं सांसें थमी नजर आई। बाईस जुलाई यात्रा से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में शासन प्रशासन की ओर से लगातार नई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसी क्रम में कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा एक आदेश से नई बहस छिड़ गई है। दरअसल जिला पुलिस की ओर से जारी आदेश में ये कहा गया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो भी दुकान होगी उसके मालिक को अपना नाम दुकान पर लिखना होगा। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया कि दुकान पर दुकानदार का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होने से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। वहीं जिला पुलिस के इस फैसले पर ऐतराज जताते हुए AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये कहा कि ऐसा करके मुसलमानों को कांवड़ यात्रा से दूर किया जा रहा और उन्होंने इस फैसले की आलोचना की है। कि कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर दुकान पर अपना अपना नाम लिखने पर घमासान मचा हुआ है। कांवड़ यात्रा पर अब सियासत नजर आ गई है। जी हाँ, आपको बता दें यहाँ पर कांवड़ यात्रा पर जो भी लोग यहाँ पर खान पान की दुकानें लगाते हैं उस रास्ते पर उनसे ये कहा गया है कि अपना अपना नाम जरूर लिखें और इस पर सियासत नजर आ रही है। अखिलेश यादव से लेके असदुद्दीन ओवैसी तक आलोचना कर रहे हैं। जी आपको बता दें 22 जुलाई से ये यात्रा शुरू होगी। कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन की ओर से ये फरमान जारी किया गया जिस पर अखिलेश यादव ने भी एक्स पर आलोचना भरा पोस्ट किया है। आपको बता दें ऐसे में शासन प्रशासन की ओर से लगातार दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इसी क्रम में कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा एक आदेश ने नई बहस छेड़ दी है। दरअसल जिला पुलिस की ओर से ये आदेश जारी किया गया कि कांवड़ यात्रा के बीच में जो भी खाने पीने की दुकानें या फिर छोटे होटल कुछ भी जहां पर ये सामान सब मिलता है खाने पीने का, उन सभी को अपना अपना नाम लिखना होगा अपनी दुकान के आगे।
हापुड़ में रामा अस्पताल कांड का मामला सामने जो आया था उसमें अब नया मोड़ ले लिया है। सीएमएस चरणजीत सिंह अहलूवालिया ने इस्तीफा दिया है। अस्पताल कांड में रातों रात हटाए गए थे एसपी और एएसपी। परिजनों ने अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ तहरीर दी थी कि अस्पताल पर कार्रवाई करने में झिझक रही पुलिस। मरीज की शिकायत पर पहुंची पुलिस के साथ हुई थी अभद्रता। पुलिस कर्मियों को धक्का देकर अस्पताल से निकाला गया था और मामले में अस्पताल कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अस्पताल संचालक के रसूख के आगे पुलिस पूरी तरह बेबस। हापुड़ के पिलखुआ स्थित रामा हॉस्पिटल का आपको ये बता रहे हैं पूरा मामला। हो चुका था और 1 तारीख से आज तक की रिपोर्ट है कि ब्लड रुक नहीं रहा उनका, और हमने डॉक्टर से मालूम किया तो डॉक्टर ने हमें आनाकानी बताई कि रुक जाएगा नहीं रुकेगा, कुछ चीज़ ये हो रही है, गांठ पूरी नहीं निकली, दुनिया भर की बातें बताई। फिर जब मैं परेशान ज़्यादा हो गया, ब्लीडिंग नहीं रुक रही, खून चढ़ाव जा रहा हूँ मैं मम्मी को और ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, तो उस दौरान मैंने मम्मी को अपनी दोबारा से उनसे कहा कि सर क्या दिक्कत है, तो ये नहीं बता रहे थे मुझे। बोलिए सर। फिर मैंने इनसे कैसमरी मांगी है, कैसमरी इन्होंने मुझे इनकार कर दिया कि कैसमरी नहीं देंगे हम तुम्हें। फिर मैं थोड़ा सा इन पर टाइट हुआ तो इन्होंने मेरे को कैसमरी के लिए एग्री हो गए और कैसमरी मेरे को गलत बना के दे दी, जिसमें कैसमरी में लिखा था कि ये था कि इनका नीचे का हिस्सा पूरा काम नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ पर हड्डी वाले जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर दिखाया, लेकिन उन्होंने बोला ये हमारा मामला नहीं है, ये आपको न्यूरो के वो देखेंगे, ये स्पाइन के अंदर जो कुछ है ट्यूमर है। तो इन्होंने उसको कहते हुए हमसे परमिशन लेके ऑपरेट कर दिया। अब जिस दिन से ऑपरेट करा है आज तकरीबन 15 दिन 20-21 दिन हो चुके हैं, अभी तक ब्लडिंग नहीं रुक रही है। और जब ब्लडिंग नहीं रुक रही है तो हमने लास्ट जो फ्राइडे गया है उसमें इनसे केस समरी डिटेल मांगी थी, केस समरी की पूरी। ये मेरा फंडामेंटल राइट है पूरा, केस समरी मांगना हर एक मरीज का, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो चाहे प्राइवेट में, क्योंकि सेकंड ओपिनियन लेना होता है हमें किसी अदर डॉक्टर से, तो उसे पूरी की पूरी समरी दी जाती है, तो उसको आसान होता है समझना। ये मना कर रहे थे और ये कह रहे थे आप अपने पेशेंट को डिस्चार्ज करा के ले जाइए, हम जो है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं हापुड़ में रामा अस्पताल कांड के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जहां पर एसपी और एएसपी का तबादले कर दिए गए थे। सीएमएस चरणजीत सिंह अहलूवालिया ने भी अब इस पर इस्तीफा दिया है। अस्पताल कांड में रातों रात हटाए गए थे एसपी और एएसपी। परिजनों ने अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ 112 डायल करके ये तहरीर दी थी। जी हां, अस्पताल पर कार्रवाई करने में झिझक रही है पुलिस। मरीज की शिकायत पर पहुंची पुलिस के साथ भी अस्पताल में की गई थी अभद्रता। पुलिस कर्मियों को धक्का देकर अस्पताल से निकाला गया था। मामले में अस्पताल कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अस्पताल संचालक के रसूख के आगे पुलिस पूरी तरह बेबस है। आपको बता दें हापुड़ के ये पूरा मामला सामने आया रामा अस्पताल का। सीएमएस चरणजीत सिंह अहलूवालिया ने इस पर अब इस्तीफा दिया है। ये मामला लगातार तूल पकड़ता दिखाई जा रहा। जी हां, अस्पताल कांड में रातों रात हटाए गए थे एसपी और एएसपी। परिजनों ने अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ तहरीर दी थी। अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, ऐसा मरीज का जो है वो दावा था। मरीज की शिकायत पर पुलिस पहुंची थी। अब अचानक सीएमएस ने जो इस्तीफा दिया है उसकी वजह ये बताई जा रही कि उन पर इस मामले का काफी प्रेशर था। लखनऊ, बड़ी खबर लखनऊ से एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने जारी की। शिकायतों के निस्तारण में हीला हवाली पर होगी कार्रवाई। अधूरे निस्तारण पर जिम्मेदार अफसरों को दी गई चेतावनी। 2 सप्ताह में करना होगा शिकायतों का निस्तारण। जनता अदालत में आई 33 शिकायतों में 10 का हुआ समाधान। जनता अदालत में अधिकारियों की दर्ज होगी उपस्थिति।
गैर हाजिरी पर रोका जाएगा अधिकारियों का वेतन। बड़ी खबर लखनऊ से, एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने जारी किया आदेश। शिकायतों के निस्तारण में हीला हवाली पर होगी अब कार्रवाई। अधूरे निस्तारण पर जिम्मेदार अफसरों को दी गई चेतावनी। 2 सप्ताह में करना होगा शिकायतों का निस्तारण। जनता अदालत में आई 33 शिकायतों में 10 का हुआ समाधान। जनता अदालत में अधिकारियों की दर्ज होगी उपस्थिति। गैर हाजिरी पर रोका जाएगा अधिकारियों का वेतन। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने जारी किया है ये आदेश। शिकायतों के निस्तारण में हीला हवाली पर होगी कार्रवाई। अधूरे निस्तारण पर जिम्मेदार अफसरों को दी गई चेतावनी। 2 सप्ताह में करना होगा शिकायतों का निस्तारण। बड़ी खबर लखनऊ से, जनता अदालत में आई 33 शिकायतों में सिर्फ 10 का समाधान अभी हुआ है और इस पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी कि बचे हुए निस्तारण अभी क्यों ना हो सके। जनता अदालत में अधिकारियों पर होगा ये बड़ा फैसला। हमारे संवाददाता इस खबर पर आगे की जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। जी, हमारे संवाददाता कलीम जुड़ गए हैं इस खबर पर आगे जानकारी के लिए। कलीम जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से जनता अदालत में जो फरियादी पहुंचते हैं, फरियादी अपनी शिकायतों को लेकर के पहुंचा करते हैं, लेकिन कई बार शिकायतें ये आती हैं कि फरियादी फरियाद तो लेकर पहुंचता है लेकिन उसकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। कई बार ये भी देखा गया है कि जनता अदालत में जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो मौजूद नहीं रहते हैं, जिसके कारण जो समस्याएं होती हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाती। अगर कल की बात की जाए, कल जिस तरीके से जनता अदालत का आयोजन किया गया था उस दौरान भी कई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे थे, जिसको लेकर के काफी हंगामा भी देखने को मिला था। और उसी बीच अगर बात की जाए एलडीए वीसी मिथिलेश कुमार की, तो उन्होंने एक आदेश भी पारित किया जिसमें साफ तौर से निर्देश दिया है कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी जनता अदालत के दिन मौके पर मौजूद नहीं रहेगा, उसका 1 सप्ताह का वेतन भी रोका जाएगा। इसके साथ ही एक हिदायत और दी है जिसमें साफ तौर से कहा है कि अगर कोई भी फरियादी फरियाद लेकर पहुंचता है जनता अदालत में, तो उसको 2 सप्ताह के अंदर उसका निस्तारण करके रिपोर्ट पूरी वीसी साहब को सौंपनी होगी। अगर वो नहीं उसका समाधान कर पाता है तो उसका भी स्पष्टीकरण देगा और स्पष्टीकरण करने के बाद उसके 2 सप्ताह का जो वेतन है उसको भी रोका जाएगा। अब फिलहाल जिस तरीके से ये आदेश जारी हुआ है, तो उस आदेश जारी होने के बाद से जो एलडीए के जो कर्मचारी हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एक बात कही जाए खलबली मची हुई है और इस मामले को लेकर के पूरी तरीके से सख्ती से भी देखा जा रहा है। तो इस खबर पर हम ये कह सकते हैं कि जनता अदालत में जिस तरह से 33 शिकायतें आई थी जिसमें से सिर्फ 10 का समाधान हुआ है, कहीं ना कहीं काम को लेकर लापरवाही यहाँ पर अधिकारियों में देखी गई, जिसको लेकर ये बड़ा फैसला आया है। जाहिर सी बात है, ये कह सकते हैं कि जिस तरह से एलडीए में शिकायतें पहुंचती हैं लेकिन उन शिकायतों का निस्तारण नहीं होता है और उसी का ये खामियाजा भी देखने को मिलता है। फरियादी जो है चक्कर लगाते लगाते उसकी चप्पलें खिंच जाती हैं लेकिन उसकी समस्या का समाधान भी नहीं हो पाता है। जिसके बाद ही ये सख्त आदेश भी पारित हुआ है, क्योंकि मिथिलेश कुमार को जिस तरह से एलडीए की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि कई बार देखा ये गया है कि एलडीए वीसी जो भी बना वो अपने नक्शे कदम पे चलता रहा है और जो फरियादी है वो फरियाद लेकर केवल पहुंचते रहे, क्योंकि जो इस समय एलडीए वीसी बनाए गए हैं वो सीएम के भी खास माने जाते हैं और उनको जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी भी बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया कलीम जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। बड़ी खबर लखनऊ से, समिट बिल्डिंग के पास खुलेआम हुई मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। युवक ने कार सवार युवक की छीनी चेन, तोड़ा गाड़ी का शीशा, युवक हुआ सीसीटीवी में कैद। वीडियो बनाने पर दी धमकी, नुकीले हथियार से किया वार। मेदांता अस्पताल से लौटने के दौरान हुई ये वारदात। पीड़ित ने विभूतिखंड थाना में दी लिखित शिकायत। पुलिस ने पीड़ित से तहरीर हासिल कर शुरू की जांच पड़ताल। इस खबर पर और जानकारी के लिए संवाददाता कलीम जुड़ चुके।
समिट बिल्डिंग के पास खुलेआम ये मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समिट बिल्डिंग की बात की जाए तो समिट बिल्डिंग अपने आप में एक चर्चा का विषय बनी रहती है, क्योंकि वहां पे देर रात तक जो बार खुले रहते हैं, बार में शराब तक सेवन किया जाता है और उसके बाद एकाएक तांडव देखा जाता है। और ऐसी ही तस्वीर अगर बात की जाए बीती देर रात को भी देखने को मिली है, जहां पर एक मेदांता अस्पताल से अपनी भांजी को देख करके वापस लौट रहा था। जैसे ही समिट के पास पहुंचा, उसी दौरान एक नशे में युवक कार सवार के शीशे पर एकाएक वार करता है। फिर वार करने के बाद जब उसका विरोध होता है तो उसके द्वारा नुकीले हथियार से उस पर एकाएक हमला कर दिया जाता है। इस मामले का जब वो वीडियो बना रहा होता है तो वीडियो बनाने के दौरान भी उसके साथ मारपीट देखी जाती है। फिलहाल इस मामले को लेकर के 112 पर सूचना दी जाती है और सूचना के बाद जो स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस को शिकायती पत्र भी दिया जाता है। फिलहाल पुलिस जिस तरह से मामले की जांच पड़ताल की बात करती है, उसके बाद एकाएक ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और वायरल होने के बाद पुलिस उस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल जिस तरीके से समिट की बात की जाए, देर रात तक जो बार चला करते हैं उसको लेकर के सरकार भी कई बार सख्त हो चुकी है। तत्कालीन कमिश्नर की बात की जाए तो उन्होंने सख्त रवैया अपनाते हुए उसको जो है कई बार सील भी किया था, लेकिन फिर से जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई और शुरुआत के बाद एकाएक फिर से ये समिट बिल्डिंग चर्चा का विषय बनती जा रही है। बिल्कुल, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं मैं कलीम जी, क्योंकि लखनऊ की समिट बिल्डिंग में ऐसा ये पहली बार वीडियो कोई वायरल नहीं हो रहा। कई बार वहां पर मारपीट के वीडियो या कोई और अश्लीलता के वीडियो लगातार वायरल होते रहे हैं और इसको लेकर कुछ बड़े कदम जरूर उठने चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से वहां पर अराजकता फैलती है, अराजकता फैलने के साथ साथ वहां पे कई जो वीडियो और मारपीट की तस्वीरें सामने आती हैं, क्योंकि चाहे बाउंसर की बात की जाए या फिर वहां पर जो लोग आते हैं उनकी अश्लीलताओं की बात की जाए, उन सभी मामलों को लेकर के तत्कालीन जो कमिश्नर थे उन्होंने तो सख्त रवैया अपनाते हुए एक सप्ताह के लिए पूरे बार को 13 के 13 बार सील किए थे। लेकिन उसके बाद बात की जाए जिस तरह से डीएम के आदेश पर और उसके बाद जो आबकारी एक्साइज के डिपार्टमेंट की बात की जाए, उनकी लापरवाहियों के कारण एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आने लगी हैं। लेकिन देखना ये होगा जो ये रुख है इस पर सख्त रवैया आखिर कब तक अपनाया जाएगा, जिससे कि जो आम जनमानस है उसको इन तकलीफों से जो निजात मिल पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कलीम जी इस खबर पर जुड़ने के लिए। बड़ी खबर अमरोहा से, प्रेमी ने की प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर प्रेमी ने अपने घर जाकर की आत्महत्या। प्रेमिका की शादी तय होने से नाराज था प्रेमी। जी हां, प्रेम प्रसंग का ये मामला सामने आ रहा। पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना अमरोहा देहात क्षेत्र का ये पूरा मामला। अमरोहा में प्रेमी ने की प्रेमिका की गोली मारकर हत्या और फिर खुद को भी घर जाकर उतारा मौत के घाट। जी हां, हत्या कर प्रेमी ने अपने घर जाकर खुद भी आत्महत्या कर ली। प्रेमिका की शादी तय होने से नाराज था प्रेमी। पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना अमरोहा देहात क्षेत्र का पूरा मामला। जी अमरोहा में प्रेमी ने की प्रेमिका की गोली मारकर हत्या। बड़ी खबर अमरोहा से, हत्या कर प्रेमी ने अपने घर जाकर खुद भी कर ली आत्महत्या। प्रेमिका की शादी तय होने से नाराज था प्रेमी और इसी के चलते उसने ये वारदात को अंजाम दिया, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। थाना अमरोहा देहात क्षेत्र का है ये पूरा मामला। जी हां, यहाँ पर प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद प्रेमी ने घर जाकर खुद को भी उतारा मौत के घाट। प्रेमिका की शादी तय होने से नाराज था प्रेमी। बड़ी खबर अमरोहा से, प्रेमी ने की प्रेमिका की गोली मारकर हत्या। तस्वीरें स्क्रीन पर। हत्या करने के बाद प्रेमी ने घर जाकर खुद को भी उतारा मौत के घाट। प्रेमिका की शादी तय होने से नाराज था प्रेमी और इसी के चलते उस युवक ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। पहले उसने
प्रेमिका को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और फिर घर जाकर खुद को भी मौत के घाट उतार दिया है। आपको बता दें ये बड़ी खबर अमरोहा देहात क्षेत्र से आ रही है। यहाँ पर प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या कर प्रेमी ने अपने घर जाकर खुद भी की है आत्महत्या। बता दें आपको कि प्रेमिका की शादी तय होने से नाराज था प्रेमी। पुलिस ने युवती के शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना अमरोहा देहात क्षेत्र का ये पूरा मामला। बड़ी खबर अमरोहा से, प्रेमी ने की प्रेमिका की गोली मारकर हत्या। हत्या कर प्रेमी ने अपने घर जाकर खुद भी की आत्महत्या। प्रेमिका की शादी तय होने से नाराज था प्रेमी। बता दें पुलिस ने युवती के शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना अमरोहा देहात क्षेत्र का ये पूरा मामला। जी हां, अमरोहा से प्रेम प्रसंग का ये बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को पहले गोली मारकर हत्या कर दी और फिर घर जाकर खुद भी कर ली आत्महत्या। प्रेमिका की शादी तय होने से नाराज था प्रेमी। पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता इकबाल अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरोहा से बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। क्या कहना चाहेंगे इस खबर पर? जी बिल्कुल, आप बताना चाहूंगा अमरोहा जनपद अमरोहा के थाना देहात क्षेत्र के गांव शाहिदपुर का यह देर रात का पूरा मामला है, जहां पर प्रेमी अपनी प्रेमिका के घर शाहिदपुर गांव में पहुंचा और वो प्रेमिका से किसी बात पर नाराज था। उसने प्रेमिका के गोली मार दी और गोली मारकर वहां से फरार हो गया। वहां से फरार होने के बाद प्रेमी अपने घर अपने गांव पहुंचता है, जो कि मुरादाबाद क्षेत्र के किसी गांव का रहने वाला था, और वहां जाकर के प्रेमी ने अपने आप को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस पूरे मामले में देखा जा रहा है कि पुलिस जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पहुंची और मौके पहुंचने के बाद सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और प्रेमी इसे पूरी छानबीन में लग गई है। लेकिन ये प्रेम प्रसंग का मामला देखने में आ रहा है कि प्रेमी ने पहले प्रेमी को गोली मारी, फिर खुद को गोली मार दी। जी, इस मामले में ये कहा जा रहा है कि प्रेमी इस बात से नाराज था कि प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने वाली थी। इसमें क्या कुछ उनके परिजनों का कोई बयान सामने आया? जी बिल्कुल, तो बताना चाहूंगा कि परिजनों ने इस बारे में अभी कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि प्रेमिका की शादी जो है कहीं और पे परिवार ने तय कर दी थी। इसी वजह से प्रेमी नाराज था और इसी नाराजगी को लेकर वो उसके प्रेमिका के गांव पहुंचा और उसने प्रेमिका को घर से बाहर बुला करके उसको गोली मार दी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। बड़ी खबर लखनऊ से, कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी का आदेश सामने आया। खाने पीने की दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखना होगा। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए उठाया ये बड़ा कदम। दुकानों पर मालिक का नाम पहचान लिखना अवश्य है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान कांवड़ यात्रा को लेकर। आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए किया गया है ये फैसला। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर कार्रवाई। जी, आप बड़ी खबर आपको बता रहे, लखनऊ से कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का यह आदेश जारी हुआ, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर खाने पीने की दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य अब होगा। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए उठाया है ये बड़ा कदम। दुकानों पर मालिक का नाम पहचान लिखना अनिवार्य होगा। आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए लिया गया है ये बड़ा फैसला। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राजेश जुड़ गए। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि उस रास्ते पर जहां से कांवड़ यात्रा निकाली गई है जाएगी, उस दुकानों पर
सभी का नाम लिखना अनिवार्य होगा, क्या कहेंगे? राजेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, हम आपको बता रहे थे कि कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का यह आदेश जारी हुआ था। खाने पीने की दुकानों पर दुकानदार का अब लिखना अनिवार्य होगा, यहां पर सभी को अपने नाम लिखने होंगे। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए उठाया है ये बड़ा कदम। आपको बता दें, इस फैसले से कई लोगों ने आपत्ति भी जताई है। इस पर अखिलेश यादव और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया। उनके हिसाब से ये सरासर गलत है। लखनऊ कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश हुआ जारी। सीएम योगी जी हाँ, दुकानों पर मालिक का नाम लिखना अनिवार्य होगा, पहचान अपनी लिखना यहाँ पर अनिवार्य होगा। अगर आप कोई भी खाने पीने का सामान कांवड़ यात्रा के रास्ते पर बेच रहे हैं तो ये आदेश आपके लिए ही है। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये बड़ा फैसला लिया गया है कांवड़ यात्रा को लेकर कि खाने पीने का सामान अगर आप उस रास्ते पर बेचते हैं तो आपको अपनी पहचान बताना नाम लिखकर अनिवार्य होगा, क्या कहेंगे? सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं संविधान की, और उसमें ये शपथ में निहित है कि जो है किसी तरह किसी कास्ट में, जेंडर में, रिलीजन में कोई प्रकार का किसी तरह डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। क्या इस तरह का आदेश वायलेशन आप उनके शपथ का वायलेशन नहीं है? ये तो पूरी तरह जो है एक तरह से डिवाइड करने वाली पॉलिसी है। और देखना चाहते हैं, मैंने पहले ही कहा, ये सरकार जो है तुष्टीकरण करना चाहती है, वर्ग विशेष, धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके ध्रुवीकरण कराना चाहती है। उसी की कड़ी में भी आदेश है। और मैं तो कहूंगा न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह के आदेश को पे सरकार को लताड़ लगानी चाहिए, सरकार को आईना दिखाना चाहिए। इस खबर पर जिस तरह से हिंदू समुदाय का ये बयान सामने आया था कि हमारी आस्था है और कुछ मुस्लिम यहाँ पर जो खाने पीने का सामान बेचते हैं वो अपनी पहचान छुपा कर बेचते हैं, इसलिए नाम का लिखना जरूरी है। उन लोगों ने इस बात के लिए ये बातें आगे कही हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, जो दुकानदार होता है, ठेला गुमटी खोमचा वाला, वो स्थानीय लोग होते हैं, कोई बाहर के लोग नहीं जाते हैं लगाने, और स्थानीय लोग हैं। तो आप बताइए, क्या दुकानों में अब ये एक सर्कुलर जारी कर दें कि अब मुस्लिम के यहाँ सामान नहीं लेंगे, मुस्लिम हिंदू के यहाँ नहीं लेगा? क्या करना चाहते हैं? देश का संविधान पे इनका भरोसा उठ गया क्या? भाई, भारत का संविधान जब इक्वलिटी की बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, तो आप इस तरह से पहचान को उजागर कराना, दबाव बनाना कि आप बताइए, तो ये तो सीधे सीधे कट्टरपंथ की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। इस आदेश पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया है कि ये सरासर गलत फैसला है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसको कहीं ना कहीं हटाने की बात कही जा रही है। इससे कहां तक संतुष्ट हैं आप? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। कहा भी जिनके नाम के गोलू और छोटू टाइप, फत्ते टाइप है, उनको कैसे करेंगे? इसका मतलब आप जाति और धार्मिक ध्रुवीकरण का एक चीज जान लीजिए, नफरत की जो अगर खेती होगी तो ऊपर से नीचे तक जाएगी। आज धार्मिक आधार पर कर रहे हैं, कल जातीय आधार पर करेंगे, क्षेत्रीय आधार पर करेंगे, भाषा के आधार पर करेंगे, तो अल्टीमेटली नुकसान देश का होगा, देश के नागरिकों का होगा। इसको जितना जल्दी समझ जाए हुक्मरान उतना अच्छा है, और इस तरह के आदेश वापस लेने चाहिए। मैं तो फिर आपसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, न्यायालय को तुरंत इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। जी, आपको हम बता रहे थे कि कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा आदेश दिया है। यहाँ पर आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला दिया गया है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राजेश जुड़ गए।
कांवड़ यात्रा को लेकर जो ये जारी निर्देश हुआ है, इस पर बहुत सारी आलोचनाएं आ रही हैं कि ये आदेश वापस लेना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए अर्चना, अगर बात की जाए कांवड़ यात्रा की, तो कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने बड़ा निर्देश दिया हुआ है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, किसी भी तरह की कोई घटना ना हो, समुचित रूप से कांवड़ यात्रा जो है चलती रहे। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो कांवड़ यात्रा जी विशेष ध्यान दिया है। तो जाहिर सी बात है कि तमाम सुविधाओं को देखते हुए कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा पैगाम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। जी लेकिन इस आदेश पे जैसे कि हम देख रहे हैं, जब से ये आदेश आया है लगातार लोग आपत्ति कर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के भी इस पर पोस्ट आ रहे हैं, जैसे कि अखिलेश यादव हो गए या AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। उनके हिसाब से ये लखनऊ से जो कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दिया है वो सरासर गलत है और ये हिंदू मुस्लिम में एकता को कहीं ना कहीं तोड़ने वाली बात है। देखिए, अगर बात की जाए हिंदू मुस्लिम की एकता को लेकर कहीं न कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से विपक्ष लगातार योगी सरकार पर पलटवार दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ भी इस पर विशेष जोर दिए कि किसी भी तरह की हिंदुत्व या सनातन को लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार इस पे जोर देते आए हैं और उसी को देखते हुए ऐसा योगी आदित्यनाथ ने ऐसा फैसला किया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के फैसले को लेकर विपक्ष जो है जिस तरीके से कटाक्ष कर रहा है योगी सरकार पर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो विपक्ष का कहना है, साफ साफ कहना है कि योगी आदित्यनाथ जो है कहीं कहीं देखा जाए तो जो हिंदू मुस्लिम एकता है कहीं कहीं उसको तार तार करने में लगी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जो है कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष व्यवस्थाएं, विशेष प्रबंध योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई है। देखिए, यहाँ पर एक बात ये भी आती है राजेश कुमार जी की इस तरह की आस्था, जैसा कि विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ कांवड़ यात्रा को लेकर ही बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर मंदिर हो, मस्जिद हो, बहुत सारी ऐसे रास्ते पड़ते हैं और जहां पर ये दुकानदार अब खाने पीने का सामान बेचते हैं। अगर यहाँ पे ये नियम लागू हो जाता है तो वो आगे चल के हर जगह लागू होगा। इस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता पे कहीं ना कहीं अधिक फर्क पड़ सकता है। इसीलिए उनका कहना यह है कि इस आदेश को तुरंत खारिज किया जाना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, अगर बात करें योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला किया है कि जितने भी दुकानदार हैं वो अपने नाम को भी वहाँ पे जाहिर करें, तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल ऐसी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी कांवड़ यात्री उस रास्ते से गुजरेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको ये चीज पता होना चाहिए कि कौन सी दुकान और किस धर्म से रिलेटेड लोगों की है। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं और उसी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कदम उठाया है कि जो भी कांवड़ यात्रा जो भी जिस रास्ते से गुजरेगी तो उस रास्ते से जितने भी दुकानदार होंगे उनको अपना नाम वहाँ पे लिखना होगा। जी राजेश कुमार जी, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। बड़ी खबर लखनऊ से, सपा कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे अब उपचुनाव। जी हां, उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है ये खबर। सीट बंटवारे का फॉर्मूला हो चुका है तय, सूत्रों के हवाले से आई ये खबर। 3 सीटों पर कांग्रेस, 7 पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी। उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई। 21 जुलाई को कांग्रेस जिला शहर अध्यक्षों की बैठक में उपचुनाव को लेकर भी होगी चर्चा। बड़ी खबर लखनऊ से, सपा कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे अब उपचुनाव, सूत्रों के हवाले से आ रही है ये खबर। सीट बंटवारे का फॉर्मूला हो चुका है तय, 3 सीटों पर कांग्रेस और 7 पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी। 21 जुलाई को कांग्रेस जिला शहर अध्यक्षों की बैठक। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। उपचुनाव को लेकर सपा कांग्रेस की तरफ से ये बड़ी खबर सामने आई, क्या कहेंगे? देखिए, अगर बात की जाए सपा और कांग्रेस की, तो सपा और कांग्रेस लगातार जो है लोकसभा के चुनाव में भी वो कारगर साबित हुई है और जिस तरीके से 2 लड़कों की जोड़ी जो है लगातार कामयाबी हासिल कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सपा और कांग्रेस जो है कहीं कहीं देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होना है, विधानसभा उपचुनाव होना है, तो विधानसभा उपचुनाव पर भी एक साथ नजर आएगी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में
सपा और कांग्रेस एक साथ एक नाव पे चल रही थी, उसी तरीके से अब विधानसभा के उपचुनाव में भी दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी। दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके का सीट का बंटवारा हुआ है, कहीं न कहीं देखा जाए तो सपा और कांग्रेस में सीट का बंटवारा भी हो चुका है। 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 3 सीटों पर कांग्रेस जो है चुनाव लड़ने वाली है। जी राजेश कुमार जी, कह सकते हैं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में ये 2 लड़कों की जोड़ी जिस तरह से कहा जा रहा था कि उसने काम किया है और काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले थे लोकसभा चुनाव में, उस नतीजे को देखते हुए ही अब फिर से एक बार इन दोनों की जोड़ी को लेकर के ये बड़ा फैसला आज आया, कह सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव की बात अगर देखी जाए तो लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जिस तरीके से दोनों लड़कों की जोड़ी ने कमाल किया था, कहीं न कहीं देखा जाए तो खास करके उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीतकर इतिहास दर्ज किया था। तो जाहिर सी बात है, उसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की उपचुनाव, विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो 10 सीटों पर भी दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ है और दोनों पार्टियों ने मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी, जिसमें 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेश कुमार जी इस खबर पर जुड़ने के लिए। जी हाँ, बड़ी खबर लखनऊ से, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का मामला, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जारी हुए नए निर्देश। 100 से ज्यादा जोड़ों डीएम की उपस्थिति में अनिवार्य, जोड़ों का पोर्टल भी होगा वेरिफिकेशन। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का मामला सामने आया, इसको लेकर बड़ी खबर सामने आई। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जारी हुए हैं नए निर्देश। 100 से ज्यादा जोड़े अगर होंगे तो डीएम की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अब जोड़ों का पोर्टल पर भी होगा वेरिफिकेशन। जी हाँ, बड़ी खबर लखनऊ से है, आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ये मामला, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब इसमें नए निर्देश जारी हुए हैं। जहां पर अगर 100 जोड़े होंगे वहां पर डीएम की उपस्थिति अनिवार्य होगी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस